नमस्कार, मंडे मॉर्निंग पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद, उतनी सारी हेडलाइंस के साथ। अब चलिए देख लेते हैं कि आज मंडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत है। तो संकेत अच्छे तो है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर हम देख रहे हैं दबाव साफ नजर आ रहा है, 132 अंकों की कमजोरी है। एशियन मार्केट्स की बात की जाए, जापानीज मार्केट खासतौर से क्योंकि वो सबसे पहले खुलते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं 277 अंकों की कमजोरी है। और जो बाकी मार्केट्स भी इसके साथ साथ खुले हैं, वहां पर भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजारों में आज छुट्टियां रहेंगी प्रेसिडेंट डे की छुट्टी की वजह से, लेकिन फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं निचले स्तरों से कुछ खरीद देखने को मिल रही है। 133 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है और नास्डैक फ्यूचर्स 21 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी स्पेस की अगर बात करें तो यहां पर भी हमने देखा कि बीते सत्र में यानी कि पिछले हफ्ते जरूर कहीं कहीं दबाव देखने को मिला, लेकिन आज निचले स्तरों से वापस कच्चे तेल, मेटल, सोने चांदी में रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते, इस हफ्ते के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, कहां नजर रख के चलने की जरूरत है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कोई बहुत अच्छा हफ्ता तो रहा नहीं है, बहुत भारी स्विंग्स, उसका सामना हमारे मार्केट्स को भी करना पड़ा। आज भी संकेत अच्छे नहीं है, कमोडिटी मार्केट लेकिन अच्छे मूड में है। बताइए कहां नजर रखें? नजर यूक्रेन और रशिया पर ही रखिए, क्योंकि यही जो तनाव है, इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जो वॉलेटिलिटी है पिछले हफ्ते थी, हमें लगा कि शायद सिचुएशन सुधरेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट अब डर बढ़ रहा है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स कल खत्म हो गए थे, तो क्या अब कोई बड़ा एक्शन रूस लेगा या नहीं। पर इस बीच एक दो अच्छी खबरें भी आ रही हैं। एक तो ये चिंता ग्लोबल बाजारों पर हावी है, पर कल शाम व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच बातचीत हुई और उसके बाद ये निकल कर आया है कि दोनों देशों के बीच में बायलैटरल समिट भी होने वाली है इस मुद्दे को लेकर, अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड नहीं करता है। तो थोड़ी ये राहत की एक खबर आपको आती हुई दिख रही है। पर इसके अलावा थ्रू द वीकेंड विवादित क्षेत्रों में जो डॉनबास्क है, क्राइमिया के क्षेत्र हैं, वहां पर हमने लगातार गोलीबारी की खबरें देखी हैं, कई सारे विजुअल्स आए हैं, 2 सिविलियंस की मौत भी हुई है, रशिया कुछ लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहा है। तो ये जो खबरें पिछले हफ्ते के एंड में थी, ये थ्रू द वीकेंड भी हमने आती हुई देखी हैं और यहां से चिंता अभी भी बनी हुई है। रशिया और बेलारूस के बीच में एक मिलिट्री ड्रिल थी जो कल खत्म होने वाली थी, अब इस ड्रिल को भी एक्सटेंड कर दिया गया है और साथ ही भारत ने भी एक वार्निंग भेजी है, अपने सारे नॉन एसेंशियल स्टाफ को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। तो सिचुएशन अभी सुधरी नहीं है। इनफैक्ट दोनों तरह की खबरें अभी भी यहां पर आपको आती हुई दिख रही हैं। अब इसका इंपैक्ट हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में पड़ा है। आज सुबह जो आप सारी कमजोरियां बता रही थी, वो इसी का इंपैक्ट है। हमने देखा कि फ्राइडे को अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट हुई। फ्यूचर जब बाजार बंद हुए थे तब 150 पॉइंट्स ऊपर थे, उसके सामने डाउ करीब 225 अंक लुढ़का, नैस्डैक में 1.25% की गिरावट आपने देखी। बॉन्ड यील्ड 1.9% तक फिसली थी, अब थोड़ी बढ़ी हुई है। इसके अलावा 2 और फैक्टर्स थे। तो रशिया यूक्रेन की टेंशन तो थी जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार फिसले, पर क्योंकि आज अमेरिकी बाजार बंद है तो लंबे वीकेंड की वजह से भी काफी निवेशकों ने अपनी पोजीशन हल्की करी, थोड़े वॉल्यूम्स भी कम थे और इसके साथ ही मंथली एफएनओ एक्सपायरी भी थी अमेरिकी मार्केट्स में, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी आपने बढ़ती हुई देखी। तो 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में आपने गिरावट के साथ ट्रेड देखा। बैंक्स, आईटी, एनर्जी, यहीं पर आपने सबसे बड़ी गिरावट देखी थी और इंटेल का शेयर 5% टूटा क्योंकि बोफा ने अंडर परफॉर्म रेटिंग यहां पर दी है। तो कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में दबाव रहा। थ्रू द वीक अगर आप देखें तो 1.5% S&P 500 फिसला था, डाउ 2% नीचे था और नैस्डैक भी लगभग 0.25% फिसल कर ही बंद हुआ। यूरोप के बाजारों में भी हमने सुस्ती देखी थी फ्राइडे के सेशन को, आधे से 1.5% की। रशिया के बाजार उस दिन 3 से 4% फिसले थे। इसी खबर के दम पर वहां पर भी एक्शन चल रहा था। अच्छी बात यह है कि पिछले हफ्ते तेल के दाम थोड़े कूल ऑफ हुए थे। इनफैक्ट 7 हफ्तों के बाद पहली बार हमने वीकली गिरावट देखी थी। हालांकि आज सुबह फिर से थोड़ा एक्शन बन रहा है, 93-94 के बीच ब्रेंट आपको दिखेगा। सोना भी $1900 के आसपास ही है। तो ओवरऑल नेहा, जो पिछले हफ्ते की रशिया यूक्रेन की टेंशन बनी हुई थी वो अभी भी आपको बनी हुई दिख रही है और इसी पर बाजार का सबसे बड़ा फोकस है। इसके अलावा कुछ अहम नतीजे आएंगे यूएस में, होम डेपो, HSBC, बार्क्लेज, मॉडर्ना जैसी कंपनीज के, और कंज्यूमर सेंटिमेंट और होम सेल्स डेटा भी आएगा, तो इस पर भी बाजार थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो सार यही निकल के आ रहा है कि यूएस यूक्रेन का जो तनाव है उस पर अब पूरी तरह से दुनिया भर के बाजारों को नजर रखने की जरूरत है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो ग्लोबल अपडेट्स रखने के लिए। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि शुक्रवार को बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमारे बाजार में किस तरह का प्रदर्शन दिखा। तो कैश स्पेस में देखा जाए, FIIs की तरफ से अच्छी खासी मोटी बिकवाली देखने को मिली है। 2530 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखी। हालांकि इसके ठीक विपरीत DIIs, घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो खरीदारी हमने 1929 करोड़ के आसपास की देखी है। एवेरो स्पेस में देखा जाए FIIs की तरफ से 3829 करोड़ के आसपास की हमने बिकवाली बनते हुए देखी है।
तो वंस अगेन आप कह सकते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से मिला जुला सा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन संकेत तो हैं खराब। तो हमारे मार्केट्स आज किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति होगी और किस रेंज को पकड़ के चलना है, पूरी डिटेल जानेंगे। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। एक और दिन जहां ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, अमेरिकी बाजार आज बंद रहेंगे, वहां पर प्रेसिडेंट डे की छुट्टी है, लेकिन दुनिया भर का कोई भी मार्केट सर उठा लें संकेत खराबी है और इन सब के पीछे रूस और यूक्रेन का तनाव है। सर बताइए हमारे मार्केट्स के लिए क्या रेंज होगी? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, सीधी सी बात यह है कि पूरी की पूरी दुनिया भर के बाजार सिर्फ एक ही ट्रिगर पर ट्रेड कर रहे हैं और वो है रूस और यूक्रेन के बीच में होते हुए डेवलपमेंट दोनों ही तरह के हुए हैं। कुछ अच्छी चीजें भी है तो कुछ कमजोर खराब चीजें भी है। ज्यादातर खबरें जो आई है वो थोड़ी सी तनाव बढ़ाने वाली है। यूं कहें कि वीकेंड पर तनाव कम हुआ हो ऐसा कोई संकेत है नहीं और बाजारों का रिएक्शन उसी पर है। मिलिट्री ड्रिल्स अभी तक चल रही हैं, अभी तक कोई दोनों तरफ से कोई बढ़िया मजबूत संकेत ऐसा या स्टेटमेंट नहीं आया जिससे ये लगे कि वो पीछे हट रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी छुट्टियां बीच में ही खत्म कर दी है, मतलब गए नहीं, छुट्टियों पर जाने वाले थे। तो ये सारी चीजें ऐसी जो ये बता रही कि अभी भी तनाव है। लेकिन इस बीच जो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो आपको आज भी और पूरे हफ्ते जब तक ये संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, दोनों तरह की खबरें आती हुई दिख सकती है और उन खबरों के दम पर ही बाजार रिएक्ट करेंगे। अब फ्रेश खबरें क्या आएगी वो तो पता नहीं, लेकिन अब तक की जो खबरें हैं उनके मुताबिक हल्का सा तनाव बढ़ाए तो उसको देखते हुए और जो अमेरिकी बाजार के हैं उसका असर थोड़ा सा भारतीय बाजारों पर आज दिखेगा। नीचे की तरफ 17,050, 17,150 सपोर्ट जोन है पहला। यहाँ पर बाजार रुकने की कोशिश करेंगे। फ्रेश कमजोरी तभी आएगी जब तनाव बढ़ने की कोई और संकेत आते हुए दिखें। अगर वो नहीं आते तो यहाँ पर आपको बाजार रुकते हुए नजर आएंगे। ऊपरी स्तरों पर 17,375, 17,450 रुकावट की जगह है और इसके पार निकलने की संभावना कम है। इसके पार निकलेंगे तो तभी जबकि ये संकेत आ जाए कि दोनों की तरफ से अब युद्ध नहीं होने वाला है। अदरवाइज इस रेंज में बाजार को आप ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, जो मजबूत सपोर्ट आज के लिए है वो 36,825, 36,925 की रेंज में है, जहाँ पर आप मानकर चलें कि बाजार रुकने की कोशिश करेंगे। और ऊपरी स्तरों पर 37,800, 38,000 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। लेकिन बाजार में एक तो ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का भी है, संकेत बहुत सारे हैं, ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, लेकिन पूरी तरह से वॉलेटाइल मार्केट रह सकते हैं खबरों के दम पर। और रूस और यूक्रेन को लेकर जो भी जिस तरह की खबरें आए उस पर बाजार का शार्प रिएक्शन आएगा। तो ट्रेडर्स को सावधानी रखनी चाहिए, पोजीशन कम रखनी चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखनी चाहिए। ओके अनिल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो वर्ड ऑफ एडवाइस रखने के लिए। तो देखिए थोड़ी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर चिंता बरकरार है, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिएगा। जैसे कि अनिल सर भी कह रहे थे, पोजीशन कम से कम रखिए और प्लीज स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ मेंटेन करके चलिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं रिपीट कर देती हूँ, अनिल जी ने जो लेवल्स बताए हैं, निफ्टी में 17,050, 150 का एक सपोर्ट रेंज रहेगा, अपसाइड में 17,375, 450। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ बिकवाली देखने को मिल सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो सर ने 36,825 से 925 की एक सपोर्ट रेंज सुझाई है और अपसाइड में वो 37,800, 38,000 के पास एक रेजिस्टेंस जोन, एक ऊपरी रेंज बनती हुई देख रहे हैं। चलिए ये तो हमने समझ लिया कि हमारे मार्केट्स आज किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, लेकिन रूस यूक्रेन की जो चिंता है वो तो है और बड़ी चिंता है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों को ये पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुकी है और इसके संकेत पूरी तरह से हावी हो गए हैं। आगे बाजारों पर कैसा असर पड़ेगा, आगे जाके इस तनाव में इन दोनों में क्या कोई बातचीत होती हुई दिख रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट हैं और ग्लोबल विषयों पर अपनी खास पकड़ रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अजय सर गुड मॉर्निंग। सर हम लगातार इस विषय पर आपसे बात करते रहे हैं, लग रहा था कि इट इज बिहाइंड अस, शायद कि पिछले हफ्ते तक मैटर सेटल हो जाएगा इस वीकेंड में, लेकिन हुआ नहीं। ड्रिल अच्छी खासी चलती हुई दिख रही है रूस बेलारूस के बीच में। सर अब क्या होना है यहाँ से? जी नेहा जी, बहुत न्यूज ड्रिवन मार्केट हो गया है। अब कल मैक्रोन के बाद जब बातचीत हुई और आज कहा गया कि ट्राइलैटरल मीटिंग मैक्रोन होस्ट करेंगे, रशिया यूक्रेन और मैक्रोन की बातचीत होगी, तो थोड़ा सा मार्केट पे एक पॉजिटिव असर था। बट कल रात को
ये जो बाइडेन यूक्रेन की मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी घर लौटना, डेलावेयर अपने घर में वो जाते हैं वीकेंड को, उन्होंने स्थगित किया और व्हाइट हाउस में ही रुक गए। तो मार्केट थोड़े अचंभित थे कि कुछ आज एक्शन तो नहीं हो रहा है। तो कमला हैरिस, जो बाइडेन तो कहते रहे हैं कि इमिनेंट है रशिया का अटैक। बेलारूस में जो 30,000 रशियन ट्रूप्स गए थे वो लौटने वाले थे 20 तारीख के बाद। अब कल बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये यहीं रुके रहेंगे एक स्थायी तौर पे। तो ये भी एक चिंता का विषय है। ओवरऑल देखें तो माहौल यही है कि 20 तारीख निकल गई, अब कुछ अगर एक्शन होना है तो अगले 2-3 दिन में होना है। थर्सडे को मीटिंग है दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स की, रशिया और यूएस। तो ये हो सकता है थर्सडे तक कुछ ना हो और कुछ डिप्लोमेटिक हल निकल आए, बट मार्केट्स ऐसे ही रेंज में रहेंगे, वॉलेटाइल रहेंगे, क्योंकि संकट बड़ा है ये। जी नेहा जी। बाजवा सर, थैंक यू सो मच इस पूरे विषय पर अपना विश्लेषण रखने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी हमें थोड़े और उतार चढ़ाव के लिए हमारे मार्केट्स में तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, हमने जान तो लिया कि ग्लोबल खबरें कैसी हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में किस प्रकार के ट्रेड की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में भी एक्शन रहेगा जहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या है ट्रिगर्स, कौन से हैं खबरों वाले शेयर, इसकी पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी कुशल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। खबरें तो अच्छी नहीं है, आपने भी सुना, लेकिन स्टॉक्स के जरिए कमाई के पूरे मौके। तो जरा बताइए कौन कौन से स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट है आपके पास? गुड मॉर्निंग नेहा। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर वीकेंड के दौरान खबरें आती हुई दिखी है। सबसे पहले तो आप ट्रिगर्स पे अगर फोकस करें तो वित्त मंत्री आज आज और कल इनफैक्ट मुंबई के दौरे पर रहेंगी और आज इंडस्ट्री के और मार्केट्स के सदस्यों के साथ उनकी बैठक है। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कमिंस, कोचिन शिपयार्ड और एसजेवीएन शामिल है। और साथ ही जेबीएम ऑटो की एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट की, 5 रुपये प्रति शेयर से 2 रुपये प्रति शेयर ये होता हुआ दिखेगा। साथ ही आप देखिए यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन के लिए खबर आती हुई दिखी है, जहां पर राकेश गंगवाल ने नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इमीडिएट इफेक्ट से इन्होंने इस्तीफा दिया है और आगे चलकर ये 5 सालों में अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। अभी मौजूदा हिस्सेदारी इनकी 14.65% है। साथ ही आप देखिए हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन, यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है यूके की एचजीएस यूके लिमिटेड, उन्होंने क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी से करीब 2100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। साथ ही कल्पतरू पावर और जेएमसी प्रोजेक्ट्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहां पर कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन और जेएमसी प्रोजेक्ट्स के विलय का ऐलान कर दिया गया है। और जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो ये है कि जेएमसी प्रोजेक्ट्स के 4 शेयरों के बदले कल्पतरू ट्रांसमिशन का 1 शेयर जो है इनके शेयरधारकों को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आज टीसीएस पर फोकस रहेगा, क्योंकि बाईबैक में जो 18,000 करोड़ का बाईबैक अनाउंस किया गया था उसमें पार्टिसिपेट करने की आज आखिरी तारीख है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो है वो 23 फरवरी है और ये 4500 रुपये प्रति शेयर के बाईबैक का प्राइस का ऐलान किया गया था। इनफैक्ट हैटसन एग्रो भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए कई सारी खबरें हैं, जिसमें पहला तो ये कि एफपी सिग्नस प्राइवेट लिमिटेड और हुबॉन एनर्जी 7 प्राइवेट लिमिटेड में 26% तक निवेश करने के लिए यहाँ पर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। साथ ही कंपनी का जो तमिलनाडु में मिल्क प्रोडक्शन प्लांट है उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन अगले महीने से शुरू होती हुई दिखेगी। और साथ ही यहाँ पर देवरापल्ली गांव में कंपनी ने जो ज़मीन खरीद पूरी की है, उसके बाद यहाँ पर उस ज़मीन पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए प्लांट बनाएंगे और इसमें कुल लागत 100 करोड़ रुपए की होती हुई दिखेगी। और बोर्ड ने रेडी टू ईट कारोबार को बंद करने के लिए घोषणा कर दी है। साथ ही एस्कॉर्ट्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बोर्ड मीटिंग 18 तारीख को होने वाली है। अब आप देखिए यहाँ पर कंपनी ने कुबोटा कॉर्पोरेशन को करीबन 93.5 लाख शेयर अलॉट कर दिए हैं। 2,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये ऑलरेडी डील बताई गई थी। तो ये एक अपडेट है और अब कुबोटा जो है वो प्रमोटर कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा। साथ ही इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर बोर्ड ने QIP के इशू प्राइस 53.59 रुपीज़ तय कर दिया है और फ्लोर प्राइस 56.4 रुपीज़ डिसाइड किया गया था पहले। फेडरल बैंक फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 19 फरवरी को अपने इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित IPO के लिए सेबी के साथ अपना DRHP फाइल कर लिया है। तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। साथ ही SBI, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी के तहत आप देखिए यहाँ पर SBI IDRCL में
12.3% हिस्सेदारी खरीदेंगी। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ ये खरीदेंगे करीबन 6.2% हिस्सेदारी, और अन्य जो यूनियन बैंक और कैनरा बैंक है वो भी करीब 12% और 15% हिस्सेदारी खरीदते हुए आएंगे। सरकारी बैड बैंक जो है ये IDRCL है। साथ ही कमिंस, होंडा इंडिया पावर और किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सभी तरह के जनरेटर के लिए एक प्रदूषण नियम है, जहां पर पावर जनरेटर के लिए एमिशन के नए ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं, और नए नियमों में हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से चलने वाले जो जनरेटर है उनको भी शामिल किया है। तो इस वजह से ये सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। ओके, शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा और कहां नजर रखने की जरूरत है। चलिए जान लेते हैं कि आज अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से क्या ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग मॉइल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 172 के स्टॉप लॉस के साथ 182 का टारगेट। अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह, हिंडाल्को खरीद के चले 515 के स्टॉप लॉस के साथ 550 का टारगेट होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है इन्फोवेज बेच के चले 4423 के पास, और टारगेट 4350 का आपको मिलेगा। यहाँ पर कमिंस खरीदने की हालांकि रिकमेंडेशन है 974 के लेवल पे, और टारगेट 1015 का सुझाया गया है इनकी तरफ से। चलिए जान लेते हैं कि बाजार के एक्सपर्ट आज आपको कहां कमाई की सलाह दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ इक्विटी मार्केट्स पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल बाजार में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, इंडिया वीक्स 22 के आसपास पहुंच चुका है, और इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है फरवरी सीरीज की। तो मेरा ये मानना है कि बाजार में दोनों ही साइड के मुंह देखने को मिलेंगे। ऑन इमीडिएट बेसिस एक सेल साइड का ट्रेड निकल कर आ रहा है 17,150, 17,200, ये लेवल एक बार टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 17,350 का एक इमीडिएट हर्डल है, वो जब तक लेवल पार नहीं होता तब तक थोड़ा सा सेल्फ के साइड में रहना चाहिए, और 17,350 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। वही बैंक निफ्टी की ओर भी देखें तो मेरा ये मानना है कि वहां पे भी थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। 37,300, 37,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा ही मानना है कि 17,000 एक वो लेवल होगा जहां पे बाइंग हमें देखने को मिलेगी, और एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है 17,000 से लेकर 17,500 की इस पर्टिकुलर मंथली एक्सपायरी के लिए। कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां कमाई होती हुई आपको दिख रही है आज? बिल्कुल, दो स्टॉक्स हैं। एक खरीदारी में है, वो है SBI लाइफ। इस पर्टिकुलर काउंटर को गिरावट में खरीदारी करें, और मेरा ये मानना है ऊपरी स्तरों पर 1200, 1190 से 1200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 1130 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। वहीं एक बिकवाली का ट्रेड है भारत फोर्ज में, 708 का स्टॉप लॉस होगा, 670 के टारगेट्स होंगे। ओके नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहां कमाई के मौके दिखेंगे। और कमोडिटी बाजार में भी एक्शन कम नहीं है। यहां पर आज के लिए रणनीति बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह तक तो हम देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना चांदी हो, सब में स्ट्रेंथ दिख रही थी। ऊपरी स्तरों से एकाएक बिकवाली हावी हो गई है। कच्चा तेल सबसे पहले बताइए क्या किया जाए आज? देखिए, ओवरऑल एक करेक्टिव फेज में दिखाई दे रहा है, जहां पर जो दायरा है वो $88 से लेकर $94 का WTI क्रूड में बना हुआ है। हो सकता है कि हम उस दायरे के निचले स्तरों के आसपास आता हुआ देखें, लेकिन ओवरऑल जो अंडरलाइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं तो निचले स्तरों से दोबारा बाइंग इमर्ज हो सकती है। इसलिए मैं अभी भी बाइंग ऑन डिप की सलाह देना चाहूंगा 6,600 के करीब, और अपसाइड मुझे लगता है कि 6,780, 6,800 तक के दाम इनसे एक बार हमें दिखाई दे सकते हैं। सोने ने एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। ऑफ कोर्स अब तो $19 के फिर से $1900 के नीचे उतर आया है। चांदी की बात करें $24 के पार आज सुबह वो भी था। सोना चांदी क्या किया जाए आज के सत्र में? जी देखिए, यहाँ पर भी सेम थीम है। डीप कट्स जो हमें दिखाई देते हैं, इंट्राडे करेक्शन है वो दिखाई देंगे, लेकिन थीम है या ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर भी बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस हमें 50,350 से 50,400 तक के लक्ष्य गोल्ड में और लगभग 64,800 तक के लक्ष्य चांदी में दिखाई दे सकते हैं। ओके अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बुलियन और ऑफ कोर्स एनर्जी स्पेस में कहां कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं FII यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की FIR आपको बताते हैं। अंबुजा सीमेंट पर CLSA ने आउट परफॉर्म का आउटलुक बरकरार रखा है और लक्ष्य
390 का दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।